Knowledge by G. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो में फैमिली लॉ के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। टॉपिक क्या है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यानी कि कब वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और वो मेंटेनेंस इस एक्ट के अंदर कब क्लेम कर सकती है, कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना चाहिए और हमें एग्ज़ाम में भी लिखना है। इसलिए हमें इस एक्ट के कुछ प्रोविज़न को पढ़ना होगा ताकि आप उसे एग्ज़ाम में लिख सको, और हम इसमें केस लॉ को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेंटेनेंस होता क्या है और मेंटेनेंस का एक्चुअली में क्या मतलब है इस एक्ट के अनुसार। तो इस एक्ट में सेक्शन कहाँ पर, सेक्शन 3 के बी पॉइंट में आपको मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। क्या कहता है कि मेंटेनेंस का मतलब वो होता है जब कोई भी अपने आप को खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, एजुकेशन के लिए, बीमारी में इलाज करने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, इन सभी के लिए हम मेंटेनेंस क्लेम करते हैं। बात करें अनमैरिड डॉटर की, अगर अनमैरिड डॉटर अपने आप को अपने एक्सपेंसेस से अपने आप का खर्चा चलाने में सक्षम नहीं है तो वो भी यहाँ पर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अब यहाँ पर कौन से चैप्टर में ये जो मेंटेनेंस है वो दी हुई है, तो चैप्टर 3 जो मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। सेक्शन कौन सी है, तो वाइफ को मेंटेनेंस दी जाती है सेक्शन 18 के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार। यहाँ पर आपको इस एक्ट को ध्यान में रखना है, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 को। तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है, सब सेक्शन 1 केवल यही कहता है कि जो वाइफ है वो हकदार है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए अपने हस्बैंड से उनके लाइफ टाइम के दौरान, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। साथ ही सब सेक्शन 2 में यह कहा गया है कि जो वाइफ है वो हकदार है अपने हस्बैंड से अलग रहने के लिए भी। अगर वो अलग रहती है तो उसका जो मेंटेनेंस है उसे किसी भी तरीके से उसे छीना नहीं जाएगा, जब्त नहीं किया जाएगा, फोरफिट नहीं किया जाएगा। अब वो सेपरेट क्यों रह रही है, इसके भी कुछ रीज़न हो सकते हैं जो रीज़न यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर वो इन रीज़न के कारण अगर अलग भी रह रही है तब भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। यहाँ पर हमें रीज़न जानने हैं कौन कौन से रीज़न है। सबसे पहला है डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब होता है जब कोई भी हस्बैंड, यानी कि यहाँ पर वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर रही है और यह ग्राउंड दे रही है कि हस्बैंड ने क्या कर दिया है, डिजर्शन कर दिया है, इसलिए वो सेपरेट रह रही है। तो ऐसे में डिजर्शन का मतलब होता है कि कोई भी स्पाउस जिसने डिजर्शन लिया है वो बिना बताए, बिना किसी कारण के जो है काफ़ी लंबे समय तक किसी से दूर रह रहा है। अब ये जो डिजर्शन का ग्राउंड है ये डिवोर्स का भी ग्राउंड बन सकता है और सेपरेट रहने के लिए, सेपरेट डिग्री को पास करवाने के लिए भी एक ग्राउंड बन सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि अगर वाइफ सेपरेट भी रह रही है तब भी वो मेंटेनेंस के लिए हकदार होगी। साथ ही अगर उसके साथ क्रूएलिटी हो रही है तब भी वो हकदार होगी मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। या फिर जो हस्बैंड एंड वाइफ है तो हस्बैंड की पहले ही शादी हो चुकी है, यानी कि उसकी ऑलरेडी एक और वाइफ है, तो ऐसे में भी वो उससे सेपरेट रह सकती है और मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यानी कि कनक्यूम्बन, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है उसने अपने लिए कोई रखेल रखी हुई है जो कि उसके साथ वो रह रहा है या उसके साथ वो घर पे भी रह रही है, तो ऐसे में भी वो सेपरेट रहकर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। या फिर हस्बैंड ने रिलीजियस परिवर्तन करवा लिया है, अपने आप को मुस्लिम बना लिया है, तो ऐसे में भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और कोई अदर भी कारण जो कि सफिशिएंट हो कोर्ट की नज़र में, यानी कि जिस पे कि सेपरेशन वो अलग से सेपरेट रह सकती है। तो इन सभी पॉइंट में आपको मोटे मोटे पॉइंट को ध्यान में रखना और इसी पर अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में यहाँ पर एक अगेंस्ट में बात कही गई है वाइफ के कि कब वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। तो ऐसे में अगर वो अनचेस्टिटी के लिए लायबल होती है, अनचेस्टिटी के लिए यानी कि
वो कोई प्रोस्टिट्यूशन के काम कर रही है, किसी और के साथ संबंध बना रही है। दूसरा यहाँ पर रीज़न दिया गया है कि उसने खुद भी धर्म परिवर्तन कर लिया, तो ऐसे में वो किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। मेंटेनेंस का प्रोविज़न आपको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी देखने को मिलेगा, आपको सीआरपीसी में देखने को मिलेगा। सीआरपीसी में हमारा सेक्शन 125 है, उसमें जो है वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। वहाँ पर भी जो है कुछ ग्राउंड लिखे हुए हैं, आप उसको भी थोड़ा सा रीड कर लीजिए ताकि आप मिक्स करके यहाँ पर लिख सकें, क्योंकि कंटेंट कई बार हमें कम पड़ जाता है। इसमें हम यहाँ पर एक केस देखते हैं, पूजा भारद्वाज केस। इस केस में क्या हुआ था कि विच वाज डिसाइडेड बाय द जज, वाइफ फाइल्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएल्टी एंड डिजर्शन। क्रूएल्टी और डिजर्शन के ग्राउंड पे उन्होंने मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर जो है क्या करा था, मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए पिटीशन फाइल करी थी। इस केस के फैक्ट के अनुसार यह डिसाइड हुआ था कि जो फैमिली कोर्ट थे उन्होंने 25,000 रुपये की मेंटेनेंस जो है वाइफ के लिए निर्धारित कर दी थी। और वो निर्धारित किस बेसिस पे की थी, वो निर्धारित की थी हस्बैंड के एक्सपेंसेस, यानी कि वो किस तरीके से, मतलब कितना मेंटेन करता है, कितनी उसके पास धन है, यानी कि वो ग्राउंड भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी आपको इसी क्वेश्चन के अंदर लिखना होगा। क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर किसी को मेंटेनेंस दी जाती है तो कितनी मेंटेनेंस निर्धारित हो सकती है और वो कैसे निर्धारित हो सकती है। साथ ही आपसे एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसमें भी आप इस सेक्शन को शामिल कर सकते हैं। सेपरेट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्या जो विडो डॉटर इन लॉ है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और क्लेम कर सकती है तो किससे क्लेम कर सकती है। तो इसके लिए हमारा सेक्शन 90 क्या कहता है कि जो भी विधवा बहू है वो क्लेम कर सकती है किससे, फादर इन लॉ से, यानी कि ससुर से जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अब वो मेंटेनेंस क्यों क्लेम करना चाहती है, क्योंकि वो सक्षम नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। जितना वो कमा रही है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऐसे में वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। मेंटेनेंस क्लेम किस तरीके से करेगी, हस्बैंड की जो भी प्रॉपर्टी है, स्टेट है उससे, फादर की जो भी प्रॉपर्टी है, मदर की जो भी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो सास ससुर हैं उनकी, हस्बैंड की यानी कि प्रॉपर्टी से उनसे वो क्लेम कर सकती हैं। एक और ऑप्शन दिया गया है, अगर यानी कि जो बहू है, विधवा बहू है, उसकी सन है, यानी कि लड़का है लड़की है, तो उसकी जायदाद से भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है जो उनके नेगेटिव की बात करता है। ये क्या कहता है, ये केवल यही कहता है कि अगर ससुर खुद ही अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है तो वो आपको कैसे मेंटेन करेगा। तो ऐसे केस में आप किसी भी तरीके से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ इस केस के अंदर भी डिसाइड की गई थी, राजकिशोर मिश्रा वर्सेस मीना मिश्रा। इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं और इसको भी रीड कर लीजिए। यही बात कहता है कि अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उससे यहाँ पर जो बहू है उसको किसी भी प्रकार का शेयर प्राप्त नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस का अमाउंट जो है वो किस तरीके से निर्धारित होता है और कितना निर्धारित होता है और कौन निर्धारित कर सकता है। इसके लिए हमारा इस एक्ट का यानी कि एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 23 जो क्या कहता है कि अगर कोई भी मेंटेनेंस का अमाउंट निर्धारित करना है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उस व्यक्ति की क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है, क्लेमेंट के लिए क्या रीजनेबल भी है ये मेंटेनेंस देना या नहीं। यानी कि जो भी मेंटेनेंस निर्धारित किया जा रहा है क्या एक्चुअली में क्लेमेंट जो क्लेम कर रहा है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए तो क्या उसके लिए वो सक्षम भी है या नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई भी क्लेमेंट जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है अगर वो सेपरेट रह रहा है तो उसमें अलग से निर्धारित किया जाएगा। और यह सारा मेंटेनेंस डिपेंड करता है किस पर, कोर्ट पर। कोर्ट का खुद का डिस्क्रिप्शन होता है, कहीं पर कोई यहाँ पर अमाउंट निर्धारित नहीं किया गया है इस एक्ट के अंदर। और क्लेमेंट की कितनी प्रॉपर्टी है जो क्लेम कर रहा है, यानी कि वाइफ यहाँ पर जो क्लेम कर रही है क्या उसके पास कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, उसकी कोई इनकम है या नहीं है, या वो खुद कुछ कमाती है, कोई अदर सोर्स है जहाँ से वो कमाती हो लेकिन यहाँ पर मेंटेनेंस लेने आ गई है, या फिर कितने क्लेमेंट हैं, यानी कि जो वाइफ है
कितने क्लेमेंट है, एक विधवा है, दो विधवा है, तीन विधवा है, तो किस तरीके से कितनी विधवा है उसके हिसाब से भी जो कोर्ट है मेंटेनेंस निर्धारित करती है। तो आज हमने इस वीडियो में मेंटेनेंस से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया, ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।